2 मई 2011 को रात 1 बजे पाकिस्तान के एबटाबाद में 2 अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उतरे, जिसके बारे में पाकिस्तानी सेना को कुछ भी पता नहीं था। कुछ ही पलों में उन हेलीकॉप्टरों से 24 नेवी सील कमांडो निकले और ठीक 40 मिनट बाद उन्होंने ओसामा बिन लादेन को ठीक बीचों बीच गोली मार दी। फिर उन्होंने जल्दी से लादेन की बॉडी पैक की और वहां से चले गए, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उन्होंने अपना एक हेलीकॉप्टर वहां उड़ा दिया। सवाल ये है कि आखिर क्यों? जिस लादेन को अमेरिका पिछले 10 सालों से ढूंढ रहा था, वो पाकिस्तान में क्यों छिपा था? अमेरिका को लादेन की लोकेशन कैसे पता चली और लादेन को मारने के बाद उसे समुद्र में क्यों दफनाया गया? दोस्तों, मैं हूं रमेश। आज के वीडियो में मैं इतिहास के सबसे भयानक और सीक्रेट मिशन ऑन ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर पर चर्चा करूंगा। 30 नवंबर 2001 को अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले के ठीक 2 महीने बाद गुफा पर बमबारी इसलिए शुरू हुई क्योंकि अमेरिका को खुफिया जानकारी थी कि ओसामा बिन लादेन तोरा बोरा गुफा में कहीं छिपा हुआ है। इसलिए अमेरिका ने इस गुफा पर मिसाइलें दागी, लेकिन लादेन अमेरिकी सेना को चकमा देकर गुफा से भाग निकला। तब से लेकर अब तक यानी 10 सालों से अमेरिका पूरी दुनिया में लादेन की तलाश कर रहा है। अब इससे पहले कि हम ठीक से जानें कि अमेरिका को लादेन की लोकेशन कैसे मिली, आइए देखें कि उस रात असल में क्या हुआ था। तारीख थी 1 मई 2011। अफगानिस्तान के जलालाबाद में अमेरिकी नियंत्रण वाले बागरा मिलिट्री बेस कैंप पर 4 हेलीकॉप्टर पहुंचे। इनमें से 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर थे और बाकी 2 चिनूक हेलीकॉप्टर थे। इस बार दोनों ब्लैक हॉक्स के साथ गया चिनूक हेलीकॉप्टर एबटाबाद के बीच रास्ते में कहीं उतरा। इस चिनूक हेलीकॉप्टर के अंदर कुल 49 क्विक रिएक्शन फोर्स के जवान, ढेर सारी मशीन गन मिसाइल, गोला बारूद और अतिरिक्त फ्यूल था। इन दोनों हेलीकॉप्टरों को जलालाबाद से एबटाबाद पहुंचने में करीब 90 मिनट लगे और रात 12 बजे तक उन्होंने बिन लादेन के घर के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी सरकार को इस बात की भनक क्यों नहीं लगी? दरअसल उस हेलीकॉप्टर में आधुनिक स्टील्थ तकनीक लगी हुई थी। अब आप सभी जानते ही हैं कि एक आम हेलीकॉप्टर कितनी तेज आवाज करता है, लेकिन स्टील्थ तकनीक के इस्तेमाल की वजह से ये दोनों हेलीकॉप्टर बिल्कुल चुपचाप उड़ान भर रहे थे। इतना ही नहीं, इस तकनीक के इस्तेमाल की वजह से पाकिस्तानी रडार भी इन दोनों हेलीकॉप्टरों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। इन हेलीकॉप्टरों पर एक्स्ट्रा फैब्रिक की कोटिंग की गई थी ताकि रात में नंगी आंखों से भी दोनों हेलीकॉप्टरों को आसानी से देखा नहीं जा सके। पहला हेलीकॉप्टर योजनानुसार लादेन के परिसर में उतरने के लिए तैयार था, लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना घटी जिससे नेवी सील के अधिकारियों को लगा कि यहाँ उनका मिशन बर्बाद हो सकता है, क्योंकि जब हेलीकॉप्टर उतरा तो यहाँ एक एयर वॉर्टेक्स रिंग बन गई थी। यह एक ऐसी स्थिति होती है जब अशांत हवा अचानक चक्रवात बना देती है, जिसके कारण हवा का दबाव अचानक कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हेलीकॉप्टर के रोटर और ब्लेड अचानक काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ बिल्कुल यही घटना ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के साथ घटी, जिसके परिणाम स्वरूप ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आखिरकार मुंह के बल नीचे गिर गया और हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा 45 डिग्री के कोण पर परिसर की दीवार से टकरा गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि कोई भयानक कांच नहीं टूटा, जिसके परिणाम स्वरूप सभी सील सदस्य बच गए। हालांकि यह सूचना तुरंत जलालाबाद में उनके बेस पर भेजी गई और उन्होंने उसी समय बीच रास्ते में मौजूद चिनूक हेलीकॉप्टर को छोड़ दिया। इसने उड़ान भरी और लादेन को मारने के लिए उसके घर की ओर बढ़ा। इसी बीच पहला हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। दूसरा ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उत्तर पूर्व में लादेन के घर के अहाते में उतरा। यहाँ नेवी सील के साथ एक कुत्ता भी था, जिसका काम यह पता लगाना था कि घर के अंदर कहीं कोई छिपा तो नहीं है। सील कमांडो को उतारने के बाद यह ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर उड़ान भरकर थोड़ा आगे चला गया और आसमान में उड़ने लगा और आसपास के माहौल पर नजर रखने लगा। अब उनका मिशन शुरू हुआ और इस मिशन को पूरा करने के लिए उनके पास सिर्फ 30 मिनट थे। सबसे पहले बाहर मौजूद कमांडो रस्सियों के सहारे दीवार पर चढ़कर घर में दाखिल हुए
और उन्होंने सामने के गेट को ग्रेनेड से उड़ा दिया। फिर वे गेस्ट हाउस की तरफ चले गए। उस समय गेस्ट हाउस में अब्बू अहमद कुवैती और उनकी पत्नी मौजूद थे और उसके 2 बच्चे। मैं आपको यहाँ थोड़ी जानकारी दे दूं, अब्बू अहमद कुवैती के जरिए ही CIA और अमेरिका को बिन लादेन की लोकेशन का पता चला, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। अब जब सील की टीम गेस्ट हाउस के दरवाजे पर गई तो तुरंत ही एक कुवैती दरवाजे के दूसरी तरफ से आया और उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस समय एक गोली सील के एक अधिकारी के कंधे में लगी। अब उन सील कमांडो ने भी गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे अब्बू अहमद की मौके पर ही मौत हो गई। सील अधिकारियों ने कुवैती पत्नी और उसके 2 बच्चों को एक जगह इकट्ठा किया और उन पर नजर रखी ताकि वे मिशन में कोई बाधा न डाल सकें। नेवी सील ने अब इस घर की बिजली बंद कर दी ताकि घर के अंदर मौजूद सदस्य अंधेरे में अपना रास्ता न ढूंढ सकें। हालांकि चूंकि सील कमांडो के पास नाइट विजन गॉगल्स थे, इसलिए वे सब कुछ साफ देख सकते थे। इस समय घर के मुख्य परिसर के अंदर मौजूद 4 सील कमांडो ने अंदर से दरवाजा खोला ताकि बाकी सील अधिकारी घर में प्रवेश कर सकें। इस समय कुछ कमांडो घर के बाहर थे। वे अलग अलग जगहों पर फैल गए और निगरानी रखने लगे ताकि कोई इस घर से भाग न सके, और वे इस पर भी नजर रख रहे थे कि पाकिस्तानी सेना यहाँ न आ सके। अब सील कमांडो मुख्य इमारत की पहली मंजिल पर गए। उस समय कुवैती भाई अबरार और उसकी पत्नी बुशरा और उनके बच्चे उस मंजिल पर थे। सील अधिकारी अबरार को गोली मारने गए, लेकिन उसी समय उसकी पत्नी बुशरा सामने कूद गई और गोली बुशरा को लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन इस पल का फायदा उठाकर अबरा अपने पास मौजूद AK-47 राइफल से सील कमांडो पर गोली चलाने चली गई, लेकिन उसके पास उस दिन दोबारा गोली चलाने का समय नहीं था, क्योंकि कमांडो की गोलियों ने कुछ ही पलों में उसे मार डाला। फिर एक कमांडो इस कमरे में मौजूद सभी बच्चों को पहली मंजिल के गेस्ट हाउस में ले गया, जहां कुवैती बच्चा और उसकी पत्नी थे। अब सील अधिकारी दूसरी मंजिल पर गए। इस मंजिल पर लादेन का बेटा खालिद था। चारों तरफ अंधेरा था और गोलियों की आवाज सुनकर खालिद डर गया। इस समय सील अधिकारी सीढ़ियों के पास खड़े होकर खालिद के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन कई मिनट बीत जाने के बाद भी खालिद नीचे नहीं आया। इन अधिकारियों के साथ एक दुभाषिया या अनुवादक भी था। उसने धीरे से उर्दू लहजे में खालिद का नाम उर्दू में पुकारा। उसने कहा, खालिद, खालिद। खालिद को लगा कि शायद कोई अपना ही उसे बचाने आया है, इसलिए वह सीढ़ियों से उसे देखने गया और उसी समय सील अधिकारियों ने उसके सिर में गोली मार दी और खालिद वहीं मर गया। लेकिन जब यह सब हो रहा था, तब सील अधिकारियों ने अपने शरीर पर कैमरे लगा रखे थे, जो अमेरिका में व्हाइट हाउस में बैठे बराक ओबामा की लाइव फुटेज दिखा रहे थे। खालिद को दूसरी मंजिल पर मारने के बाद भी सील अधिकारियों को लादेन की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उन्हें चिंता थी कि लादेन अभी भी इसी घर में है या कहीं और जा चुका है। वे धीरे धीरे तीसरी मंजिल की ओर बढ़े और फिर उन्होंने लादेन को अपने सामने देखा। वहां लादेन के अलावा लादेन की तीसरी और चौथी पत्नियां खैरिया और सियाम भी थीं। जब अधिकारी लादेन के बेडरूम में दाखिल हुए तो लादेन अपनी पत्नियों के पीछे छिप गया और अपनी दोनों पत्नियों को आगे की ओर धकेलने लगा। इस समय सील अधिकारियों ने पत्नियों में से एक के पैर में गोली मार दी और एक पल में उन दोनों को सामने से खींच लिया और तुरंत उन्होंने लादेन को निशाना बनाया और अपनी HK-416 राइफलों से उसके सिर में 2 बार गोली मारी। और इस तरह 9/11 हमलों के मास्टरमाइंडों में से एक और अमेरिका के अब तक के सबसे बड़े दुश्मन अल-कायदा समूह का सरगना ओसामा बिन लादेन मारा गया। हालांकि सील कमांडो यह समझ नहीं पाए कि यह वाकई लादेन था या उसके कई SIUR में से कोई और। इस बार इन अफसरों ने दोनों महिलाओं से पूछा कि क्या यह लादेन है, लेकिन उन्होंने पहले तो कोई जवाब नहीं दिया। फिर सील अफसर अपने बच्चों को रखने के लिए गेस्ट हाउस ले जा रहे थे। तब महिलाएं डर गईं और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, यह लादेन था। 2011 में लादेन के तौरा बोरा गुफा से भागने के बाद से ही CIA एजेंसी हॉर्न के जरिए लादेन की तलाश कर रही है। यहाँ तक कि यह भी घोषणा की गई थी कि अगर कोई लादेन को ढूंढ लेगा
तो उसे $25 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। लेकिन तब भी बिन लादेन को खोजने में CIA को लगभग 10 साल लग गए। उसे अब तक न ढूंढ पाने का एक कारण यह भी था कि CIA जैसी एजेंसियां आतंकवादियों के स्थान का पता लगाने के लिए मूल रूप से नेटवर्क या फोन कॉल को ट्रैक करती हैं, और इसी पद्धति का उपयोग करके 1998 में अमेरिका ने बिन लादेन के सैटेलाइट फोन का पता लगाया और अफगानिस्तान में उसके बेस कैंपों पर हमला किया। इस बार जब बिन लादेन को इस घटना का एहसास हुआ तो उसने फोन का उपयोग करना बंद कर दिया, जिससे बिन लादेन के स्थान का पता लगाना मुश्किल हो गया। इस बार जब उन्होंने अमेरिका पर तोरा बोरा गुफा में हमला किया तो उन्होंने अल कायदा समूह के कई सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। CIA उन्हें अमेरिका नहीं बल्कि क्यूबा ले गई। क्यूबा में अमेरिका ने एक जेल बनाई थी जिसका नाम था ग्वांतानामो बे प्रिजन। इसमें अल कायदा ग्रुप के सदस्य और 9/11 हमले से जुड़े कई अन्य बंदियों को रखा गया था। यहाँ उन पर अमानवीय अत्याचार किए गए, जिनमें से एक था वाटर बोर्डिंग। इसमें कैदियों की नाक और मुंह पर गीला कपड़ा रखकर लगातार पानी डाला जाता था, जिससे वे दम घुटने जैसी पीड़ा महसूस करते थे। इसके अलावा और भी भयानक यातनाएं दी जाती थीं, जिनके कारण कई कैदियों की मौत भी हो गई। ये सभी अत्याचार सिर्फ इस वजह से किए जाते थे ताकि ओसामा बिन लादेन कहाँ छिपा है उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। इन कैदियों में से मोहम्मद अल कतानी नाम के एक व्यक्ति को CIA ने पकड़ा था। इस कतानी से पूछताछ के बाद CIA को एक नया नाम मिला, अब्बू अहमद अल कुवैती। मैंने इस कुवैती का जिक्र वीडियो में किया था, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि कतानी लादेन के घर के गेस्ट हाउस में था। यह अब्बू अहमद अल कुवैती लादेन के कुरियर के तौर पर काम करता था, यानी इस कुवैती ने लादेन द्वारा दी गई जानकारी को अल कायदा के बाकी सदस्यों तक फैलाया। संक्षेप में यह कुवैती लादेन का दाहिना हाथ था। इसके अलावा एक अन्य अल कायदा कैदी ने CIA को बिल्कुल यही नाम बताया था। यह पहली बार था कि CIA के पास ऐसा नाम था जो सीधे उन्हें लादेन से जोड़ता था। और जांच के जरिए पता चलता है कि अब्बू अहमद एक कुवैती पाकिस्तानी है जिसका असली नाम अरशद खान है। अब अब्बू अहमद के बारे में पता चलने के बाद CIA अपना पूरा ध्यान इसी अब्बू अहमद पर केंद्रित करती है। वे कुवैत और दूसरे मध्य पूर्वी देशों से पाकिस्तान आने वाली सभी कॉल्स को ट्रैक करते रहते हैं। 2 से 3 साल तक करीब 10 लाख फोन कॉल्स को ट्रैक करने के बाद एक दिन उन्हें एक फोन कॉल आती है जिसमें पाकिस्तान का एक आदमी दूसरी तरफ के व्यक्ति से कहता है कि वह अब भी उन्हीं लोगों के साथ है जिनके साथ वह हुआ करता था। CIA को शक होता है कि यह आदमी अब्बू अहमद है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि इस एक शब्द या कॉल ने CIA को बिन लादेन के बारे में जानकारी कैसे दे दी। दरअसल इस फोन कॉल में कुछ अजीब था। यह फोन ज्यादातर समय बंद रहता था। इसे बहुत कम ही चालू किया जाता था। जब भी इस फोन से कई कॉल किए जाते थे तो वे कॉल कुछ सेकंड के लिए होते थे ताकि इस फोन कॉल को ट्रेस न किया जा सके। नतीजतन CIA का शक गहरा गया। उन्होंने इस कॉल की और जांच शुरू की। उन्हें पता चला कि यह कॉल पाकिस्तान के पेशावर से की जा रही थी। ये खबर उसके मिलते ही CIA की एक टीम पाकिस्तान गई और अब्बू अहमद की तलाश शुरू कर दी। जब वो पाकिस्तान गए तो उन्होंने पाया कि इस फोन कॉल का सिग्नल पेशावर के एक बाजार से सबसे ज्यादा मजबूत मिल रहा था। अब इतने बड़े बाजार में ये पता लगाना बहुत मुश्किल था कि कॉल कहां से आ रही थी। कई महीनों तक CIA के एजेंट इस बाजार में फोन कॉल की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करते रहे और अचानक एक दिन उन्होंने अब्बू अहमद को कुछ मीटर की दूरी पर ही ट्रेस कर लिया। अब CIA की टीम ने तुरंत उसकी तस्वीर ले ली और पहली बार अब्बू अहमद का नाम ही नहीं बल्कि उसकी तस्वीर भी CIA के हाथ लग गई। अब उन्होंने इस कुवैती पर नजर रखनी शुरू कर दी। उनका टारगेट था कि वो कुवैती पर नजर रखेंगे और जब भी वो लादेन से मिलने जाएगा तो लादेन के साथ साथ उस कुवैती को भी मार देंगे। CIA कुवैती पर नजर रखे हुए थी। CIA ने देखा कि यह आदमी एबटाबाद के एक घर को छोड़कर कहीं ज्यादा नहीं जाता था। वह थोड़े समय के लिए घर से बाहर जाता और फिर वापस आ जाता। नतीजतन
CIA एजेंसी को इस घर पर शक हो गया। इस घर को वजीरिस्तान हबली कहा जाता था और यह घर अपनी स्थिति, डिजाइन और प्रकृति के लिहाज से थोड़ा अजीब था। लेकिन सवाल यह है कि यह घर ऐसी जगह पर क्यों था जहां से अफगान सीमा सिर्फ 168 किलोमीटर दूर थी। इसके अलावा 38,000 वर्ग फुट का यह घर एबटाबाद शहर से 2.5 मील दूर एक कम आबादी वाले सुनसान इलाके में था, जिसके आसपास ज्यादा घर नहीं थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी इस घर से 1.5 किलोमीटर दूर थी। आसपास के लोग इस घर को वजीरिस्तान हबली कहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस घर का मालिक वजीरिस्तान से आया है। परिसर खाली था और दाहिनी ओर के परिसर में कुछ सब्जियां उगाई गई थीं। इस घर में 2 गेट और कुछ खिड़कियां थीं। घर में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति को पहले 2 गेटों से गुजरकर गेस्ट हाउस के सामने आना पड़ता था। गेस्ट हाउस से गुजरने के बाद ही वे 3 मंजिला मुख्य इमारत में पहुंच सकते थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि घर लगभग 18 फीट ऊंची कंक्रीट की दीवार से घिरा हुआ था, जबकि आसपास के किसी भी घर में इतनी ऊंची दीवार नहीं थी, जिससे यह घर इलाके के दूसरे घरों से थोड़ा अलग लग रहा था। इन्हीं वजहों से CIA एजेंसी के लोगों को शक हुआ कि शायद बिन लादेन इसी घर के अंदर छिपा है। अब CIA के एजेंटों ने एक घर किराए पर लिया और इस घर पर नजर रखना शुरू कर दिया। लेकिन इस घर पर नजर रखना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि घर की खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगे हुए थे, यानी घर के अंदर झांकना बिल्कुल नामुमकिन था। यहाँ तक कि ड्रोन कैमरे से भी साफ तस्वीर नहीं आ रही थी। इसके अलावा घर के बाकी सदस्य घर से बाहर आते जाते नहीं दिख रहे थे। घर के बाहर सिर्फ अब्बू अहमद ही था। अमेरिका इस घर पर सैटेलाइट के जरिए 24 घंटे नजर रख रहा था। उन्होंने देखा कि अब्बू अहमद घर के अंदर तो गया, लेकिन गेस्ट हाउस से आगे 3 मंजिला घर में नहीं गया। यहाँ तक कि 3 मंजिला घर से कोई बाहर भी नहीं आया। अब्बू अहमद को 3 मंजिला मुख्य इमारत की रखवाली करने का अंदाज था। और तो और इस घर का कूड़ा बाहर फेंकने की बजाय उन्होंने बगल के परिसर में ही जला दिया। लेकिन इलाके के दूसरे घर अपना कूड़ा बाहर फेंक देते थे। इससे भी ज्यादा अजीब बात यह थी कि इस घर की तीसरी मंजिल की बालकनी के चारों ओर 7 फीट ऊंची दीवार थी। यहाँ तक कि तीसरी मंजिल के घर में भी कोई वेंटिलेशन या खिड़कियां नहीं थीं। एक शब्द में कहें तो पूरा घर एक किले जैसा दिखता है, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति छिपा हुआ है। CIA एजेंसी का शक तब और गहरा हो गया जब उन्हें पता चला कि इस घर में कोई इंटरनेट नेटवर्क नहीं है, और यहाँ तक कि इस घर में कोई मोबाइल फोन भी इस्तेमाल नहीं होता है। यहाँ तक कि कोई टेलीफोन लाइन भी नहीं है। अब उन्होंने अपने शक को सही साबित करने के लिए एक योजना बनाई। फिर CIA ने शकील अफरीदी नाम के एक पाकिस्तानी डॉक्टर और मुख्तार बीबी नाम की एक अन्य नर्स को हेपेटाइटिस बी का नकली टीका देने के बहाने घर में भेजा। उनकी योजना थी कि टीका देने के बहाने डॉक्टर बच्चों का DNA लेकर आएंगे और उस DNA का लादेन के DNA से मिलान करके देखेंगे कि कहीं उनका लादेन से कोई संबंध तो नहीं है। लेकिन उनकी यह योजना नाकाम हो गई, क्योंकि डॉक्टर और नर्स लादेन के घर में घुस नहीं सके। लेकिन बाद में पाकिस्तानी सरकार ने डॉक्टर को देशद्रोह के आरोप में 33 साल जेल की सजा सुनाई। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए CIA एजेंसी को यकीन था कि अमेरिका का मोस्ट वांटेड अपराधी ओसामा बिन लादेन इसी घर में है। उन्होंने CIA डायरेक्टर पिनेटा को संदेश भेजा कि हमें जैकपॉट मिल गया है, और फिर बिन लादेन को मारने का मिशन ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर शुरू हुआ। हालांकि बिन लादेन को मारने के लिए उनके पास 2 विकल्प थे, एक मिसाइल हमला और दूसरा कमांडो छापा। चूंकि बिन लादेन बिल्कुल अलग देश पाकिस्तान में था, इसलिए उसके घर पर मिसाइल हमला पाकिस्तान के साथ अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को खराब कर सकता था। इसके अलावा अगर वे मिसाइल हमला करते तो उन्हें इस बात की कोई पुष्टि नहीं मिलती कि बिन लादेन वास्तव में मरा है या नहीं। इसलिए उन्होंने मिसाइल हमले की योजना रद्द कर दी। उनका दूसरा विकल्प कमांडो छापा था, और यह भी बहुत सुरक्षित विकल्प नहीं था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना की नजर के बिना लादेन के घर में घुसना और लादेन को मारना बहुत मुश्किल काम था।
और यहाँ याद रखिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री अकादमी इस घर से सिर्फ 1.5 किलोमीटर की दूरी पर थी। एक समय अमेरिका ने पाकिस्तान से हाथ मिलाकर लादेन को पकड़ने की योजना बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो गया कि पाकिस्तानियों ने लादेन को अपने देश में छिपाने में मदद की है। इसलिए काफी विचार विमर्श के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कमांडो रेड की इजाजत दे दी। उन्होंने इस मिशन को सिर्फ 28 मिनट में पूरा कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मिशन के पहले 15 मिनट के भीतर ही लादेन को मार गिराया, यानी 2 मई की आधी रात को। बाकी समय में उन्होंने लादेन के घर से अहम दस्तावेज और सबूत इकट्ठा किए। इन सबूतों में 10 सेलफोन, 10 कंप्यूटर, 100 से ज्यादा कंप्यूटर डिस्क, कुछ हस्तलिखित नोट्स, दस्तावेज, पर्सनल डायरियां, निजी सामान शामिल थे और ये सारी जानकारी 2017 में CIA को सौंप दी गई थी। इसे सार्वजनिक रूप से जारी किया गया है और आप चाहें तो इस वेबसाइट पर जाकर यह सब देख सकते हैं। लादेन को मारने के बाद उसकी लाश को पैक करके पहली मंजिल पर लाया गया। उस समय उन्होंने देखा कि स्थानीय लोग आसपास के घरों से निकलकर लादेन के घर के सामने इकट्ठा हो रहे थे। उन्हें इकट्ठा होते देख सील अधिकारियों ने सोचा कि शायद अब पाकिस्तानी सेना यहां आ सकती है। तो इस समय उनके साथ मौजूद अनुवादक ने एक चतुर चाल चली और वहां मौजूद सभी लोगों को उर्दू में बताया कि यह पाकिस्तानी सेना का एक मिशन है, इसलिए वे यहां न आएं वरना मारे जाएंगे। अब चूंकि एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, इसलिए बैकअप चिन्हू हेलीकॉप्टर पहले ही वहां पहुंच चुका था। सील अधिकारियों को वहां से ले जाने के लिए सील अधिकारी एक एक करके लादेन की लाश और अन्य सामान के साथ हेलीकॉप्टर में सवार हुए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर पर बमबारी की ताकि पाकिस्तान उनकी उन्नत स्टील्थ तकनीक को चुराकर अपने लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल न कर सके। लेकिन विस्फोट के बाद भी हेलीकॉप्टर का पिछला हिस्सा बच गया, जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने अगले दिन अपने चैनलों पर दिखाया। इस बार कोई भी देश अपना नाम आतंकवादियों के साथ नहीं जोड़ना चाहता, इसलिए सऊदी अरब, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों ने ओसामा बिन लादेन की शव नीति को खारिज कर दिया। इस समय अमेरिका पर दबाव डाला गया कि वह तय करे कि इस शव का क्या किया जाए। पहले तो उन्होंने सोचा कि वे इस शव को जला देंगे, लेकिन ओसामा बिन लादेन एक शुद्ध मुसलमान था। अमेरिका नहीं चाहता था कि लादेन की धार्मिक मान्यताओं को किसी भी तरह से ठेस पहुंचे, इसलिए उन्होंने धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार शव को दफनाने का विचार किया। उसे दफनाने के लिए उन्होंने इस्लामी कानून के मुताबिक उसके शरीर को धोया और उसे एक सफेद चादर से ढक दिया। इस्लामी कानून के मुताबिक एक इमाम ने कुरान पढ़ी और उसके शरीर को उत्तरी अरब सागर में दफना दिया। लेकिन सवाल यह है कि बिन लादेन को समुद्र में क्यों दफनाया गया? अमेरिका भी जानता है कि बिन लादेन को दुनिया के कई लोग आज भी हीरो के तौर पर देखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसलिए अगर उसके शरीर को जमीन पर दफनाया जाता है तो हो सकता है कि उसके अनुयायी उस कब्र को उसकी आखिरी याद के तौर पर चिन्हित कर उस कब्र को सम्मान दें, जैसे आज भी कई लोग सद्दाम हुसैन की कब्र को सम्मान देते हैं। लेकिन अमेरिका बिन लादेन का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने बिन लादेन को समुद्र में दफनाने का फैसला किया। बिन लादेन को दफनाए जाने के बाद रात 11:35 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमेरिका समेत दुनिया को जानकारी दी कि जस्टिस हेज़म बिन लादेन यानी अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन मर चुका है कि बिन लादेन को दुनिया के कई लोग आज भी हीरो के तौर पर देखते हैं और उसका सम्मान करते हैं। इसलिए अगर उसके शरीर को जमीन पर दफनाया जाता है तो हो सकता है कि उसके अनुयायी उस कब्र को उसकी आखिरी याद के तौर पर चिन्हित कर उस कब्र को सम्मान दें, जैसे आज भी कई लोग सद्दाम हुसैन की कब्र को सम्मान देते हैं। लेकिन अमेरिका बिन लादेन का कोई निशान नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने बिन लादेन को समुद्र में दफनाने का फैसला किया। बिन लादेन को दफनाए जाने के बाद रात 11:35 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अमेरिका समेत दुनिया को जानकारी दी कि जस्टिस हेज़म बिन लादेन
यानी अल कायदा सरगना ओसामा बिन लादेन मर चुका है। दोस्तों, बताइए कि अमेरिका किस खास घटना के बाद लादेन को मारने के लिए बेहद आतुर हो गया था। अगर आपको इस बारे में जानकारी हो तो कृपया कमेंट के माध्यम से कहना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे साथ जुड़े रहें ना, हम आपके लिए ऐसे ही और बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। तो कहानी की परछाई फिर लौटेगी कुछ अलग और अनोखे कंटेंट के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, खुश रहें और मैं था रमेश आपके साथ।